Very good morning, students. Welcome to today's online class. From the previous lecture, we are discussing about SHM, simple harmonic motion, and we have discussed about the definitions. Actually, SHM होता क्या है इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था. अब उसके इक्वेशंस के बारे में देखते हैं. इक्वेशन ऑफ SHM. सो इक्वेशन ऑफ SHM इज इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. जैसे कि हमने यहाँ लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM. सो देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM क्या होता है. लेट अस सी. और हमने डेफिनेशन में ये देखा था कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स. हमने देखा था कि रिस्टोरिंग फोर्स जब किसी बॉडी पर एक्ट होता है और टू एंड फ्रो जब वो मोशन करता है, दैट मोशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो वहीं से हम लेते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स is directly proportional to displacement of from mean position. उसकी मीन पोजीशन से जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही उस पर क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा. सो हम कंसिडर कर लेते हैं रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एफ is directly proportional to x, where x is displacement of that particle या that object which is in SHM, simple harmonic motion में है. सो हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगा लेते हैं. एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसको फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं. फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहा जाता है. एंड दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट force acting on the particle is opposite to the direction of displacement. डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लगता है. सो नेगेटिव साइन indicates that direction of force is opposite to डिस्प्लेसमेंट. डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस उसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है. नाउ फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स के लॉ हमने पढ़े हुए हैं. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी is equal to mass into acceleration. That is equal to how much? F is equal to m into a, and where m is mass and a is acceleration. यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो x हो रहा है. तो x डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मान लेते हैं t टाइम पर x डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो उस मास का जो डिस्प्लेसमेंट या ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर. दिस इज एक्सेलरेशन, जैसे हमने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है. सो फ्रॉम हियर रिस्टोरिंग फोर्स, ये ले लेते हैं रिस्टोरिंग फोर्स F from the law of Newton's law of motion. F is equal to m into d square x upon dt square. F is equal to m dx square upon dt square. इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं. हाउ मच? dx square d square x upon dt square is equal to minus kx d md square x dt square plus kx is equal to 0. m को यहाँ नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा d स्क्वायर x dt स्क्वायर प्लस स्मॉल k अपॉन m x इज इक्वल टू 0.
दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पर जो हमको इक्वेशन मिला है, दिस इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है, उसके बाद ये डबल डिफरेंशिएशन है, और इसका जो इक्वेशन बना हुआ है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म में है, इसलिए दिस इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। यहाँ हम कंसिडर कर लेते हैं k अपॉन m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जहां पर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता क्या है आगे देखेंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। अब इसका पॉसिबिलिटी देखते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इस इक्वेशन का पॉसिबल सॉल्यूशन अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये होता है x इज इक्वल टू a cos थीटा, सॉरी ओमेगा है हमारे पास, तो ये हो जाएगा a cos ओमेगा t प्लस फाई। दिस इज द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन 1। ये हो जाएगा फाई नॉट कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये हमने जो पॉसिबल सॉल्यूशन लिया है, इस वैल्यू को यहाँ पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर x इज गिवन dx अपॉन dt कर लेंगे तो क्या हो जाएगा a, और cos का डिफरेंशिएशन होता है साइन। ये हो जाएगा कितना, साइन ओमेगा t, ये हो जाएगा a ओमेगा, और इस cos जब डिफरेंशिएशन होता है तो माइनस साइन हो जाता है, तो माइनस a cos साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट। आप लोगों को डिफरेंशिएशन आना चाहिए, जो बेसिक डिफरेंशिएशन है, लाइक साइन का डिफरेंशिएशन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, वैसे इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन। तो ये हमारा एक बार डिफरेंशिएशन हमने किया। फिर इसका डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। इसका डबल डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर साइन का फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसका जो सामने जो टर्म है विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, इसलिए जो सामने का टर्म है आगे आ जाता है। यहाँ पर भी फर्स्ट डिफरेंशिएशन में सामने आया था ओमेगा, फिर ओमेगा आएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। दिस इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द सॉल्यूशन वी हैव टेकन। सो पुटिंग दिस वैल्यू, हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एंड व्हाट इज गिवन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज गिवन। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस we should take omega square and a। हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो टर्म है दिस इज इक्वल टू हाउ मच x, सो दिस विल बी x, और यहाँ से हमको मिल गया कितना डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम जो सॉल्यूशन कंसिडर किए थे, पॉसिबल सॉल्यूशन जो कंसिडर किए थे, और उसको उस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, तो हमें वो इक्वेशन हमको या उसका डबल डिफरेंशिएशन करके हम उसी इक्वेशन के फॉर्म में ला रहे हैं। मतलब ये हमारे पास जो सॉल्यूशन हमने कंसिडर किया है दिस इज राइट। नाउ लेट अस सी, हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है विच इज x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t
प्लस फाई नॉट, ए कॉस, सॉल्यूशन क्या हो गया, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, जिसमें हमने कंसिडर किया है ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड कहलाता है। हम आगे देखेंगे कि व्हाट इज एम्पलीट्यूड, एंड हियर फाई हम जो कंसिडर करेंगे, हम आगे जो फाई कंसिडर करेंगे इज द फेस ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। हम यहाँ पर फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई नॉट मान लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू हाउ मच, फाई। तो दिस इज द फेस ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। इसके बारे में भी हम आगे जितने भी टर्म्स आ रहे हैं उसके बारे में हम आगे देखेंगे कि व्हाट इज एम्पलीट्यूड, व्हाट इज फाई, which is the phase of oscillating particle, and phi naught हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में लिया था phi naught, it is the initial phase of SHM, initial phase of particle of SHM बोल सकते हैं, जिसको हम इपोच भी कहते हैं। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन which is equal to a cos omega t plus phi naught, where a is amplitude, omega is angular frequency, t is time, and phi naught is the initial phase of SHM। अब यहां से हम इसका टाइम पीरियड निकालते हैं। हमने देखा था कि टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज द minimum time interval after which oscillating particle start repeating path को रिपीट करना स्टार्ट करता है मिनिमम टाइम इंटरवल के बाद, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो if we replace t by 2 pi by t plus 2 पाई बाई ओमेगा, हमारे पास जो सॉल्यूशन है दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ SHM। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमने सॉल्यूशन देखा है, दिस इज द, बोल सकते हैं कि ये सॉल्यूशन हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, SHM को रिप्रेजेंट करेगा, और ये SHM को रिप्रेजेंट करेगा, पाथ ऑफ SHM को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम देखेंगे कि एक टाइम इंटरवल के बाद फिर से हमको वही पाथ मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने रोटेशन के बारे में देखा था कि अर्थ का रोटेशन, तो इसका भी जो इक्वेशन होगा इस पर्टिकुलर पाथ का, x इज इक्वल टू कुछ इक्वेशन होगा, और जब इस पॉइंट पर हम x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो एक राउंड कंप्लीट होने के बाद फिर एक राउंड यहाँ पर आएगा, तब भी इक्वेशन सेम होगा। इस पॉइंट पर जितने बार रिपीट करके वो उस पॉइंट पर आएगा, उतने बार उस पॉइंट पर या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जितने भी राउंड के बाद वहां पर आएगा, वहां पर इक्वेशन ऑफ SHM क्या होगा, सेम होगा, सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर वही चीज हम देख रहे हैं कि अगर हम टाइम, इफ t इज रिप्लेस्ड बाय t प्लस 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, x इज गिवन a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट, और इसी में हम t के जगह t प्लस 2 पाई पाई ओमेगा को रिप्लेस करते हैं, तो क्या आ जाएगा, t के जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं इसको, तो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 2 पाई बाई ओमेगा प्लस फाई नॉट। अब ये जो x की वैल्यू है इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या हो जाएगा, a cos ओमेगा t प्लस 2 पाई प्लस फाई नॉट। और आप लोगों को तो पता ही है कि क्या होता है, cos थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू cos थीटा, ये होता है।
तो यहाँ से फिर सेम क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। तो यहाँ से हमने जब उस पर कितना एडिशन किया, t प्लस 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब when time is increased by 2 पाई बाय ओमेगा then solution of SHM will be same या remain same। it means क्या है कि motion repeats after time interval 2 पाई बाई ओमेगा। जो SHM है उसका जो रिपीटेशन हो रहा है वो टाइम इंटरवल कितना ले रहा है, मोशन रिपीट्स आफ्टर टाइम इंटरवल 2 पाई बाई ओमेगा। तो कैपिटल T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ SHM। एंड हमने कंसिडर किया था ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई स्मॉल k बाई m। यहां से ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट k बाई m। इसी को हम यहां पर पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ ओमेगा, सो इट विल बिकम 2 पाई और अपॉन में अंडर रूट k बाई m। इसको हम लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ SHM। और यहाँ पर जो टर्म्स जो दिए हुए हैं, वेयर m इज मास ऑफ द बॉडी जो SHM कर रहा है एंड k इज फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट या इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो हम यहां पर अगर m को इनर्शियल फैक्टर कंसिडर कर लेते हैं, इनर्शियल फैक्टर क्यों बोलते हैं इसको, इनर्शियल फैक्टर क्योंकि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो यहाँ पर मास का इंपॉर्टेंट रोल होता है। या ये बोल सकते हैं कि मास इज द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल मास ऑफ दैट बॉडी। इसलिए हम मास को क्या ले रहे हैं, इनर्शियल फैक्टर ले रहे हैं। सिमिलरली स्मॉल k इज ए फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, तो इसको हम ले लेते हैं स्प्रिंग फैक्टर, स्प्रिंग फैक्टर। सो फ्रॉम हियर this time period can be written as like that, t is equal to 2 pi under root में m is inertial factor, that is inertial factor upon spring factor। ध्यान रखेंगे कि हम inertial factor मास को कंसिडर कर रहे हैं और स्प्रिंग फैक्टर k को कंसिडर कर रहे हैं। अब हमने जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स इसमें यूज किए हैं लाइक एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट, ऑसिलेशन, ये सब चीज यूज किए हैं। इसको देखते हैं कि बाय डेफिनेशन एक्चुअली होता क्या है। हम उसको समझ चुके हैं बट फिर भी देखते हैं कि बाय डेफिनेशन ये कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक कोई डिवाइस होगा, लेकिन ऑसिलेटर हम किसको बोलते हैं, एनी ऑब्जेक्ट दैट डू मोशन टू एंड फ्रो अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब ये बोल सकते हैं कि जो बॉडी SHM करता है अबाउट द मीन पोजीशन, वो बॉडी या वो पार्टिकल क्या कहलाता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो इसको कैसे लिख सकते हैं, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज कॉल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नोन एज हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये हो गया। सेकंड जो टर्म आप लोगों ने देखा होगा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से पहले डिस्प्लेसमेंट समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था वो किसका हो रहा था, पार्टिकल का उसके मीन पोजीशन से।
So distance covered, yeah, distance of the oscillating particle from its mean position. Distance of an oscillating particle from its mean position. From its mean position, अपने mean position से वो कितना distance दूर जा रहा है, कितना distance travel कर रहा है on the simple harmonic motion, that is known as displacement. Third, amplitude. Amplitude, it is the maximum displacement of oscillating particle. It is maximum displacement of oscillating particle. For example, this is mean position, यहां से कोई बॉडी यहां तक गया, this is displacement, यहां तक गया, this is also a displacement, but it is the maximum point. अगर x is maximum, so it can be considered as the amplitude of that particle, या that SHM in which particle doing SHM. तो ये हो जाएगा आपका amplitude, या फिर ऐसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A is equal to x maximum. जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, that is known as amplitude of that SHM. Now fourth term we are having oscillation या cycle. Oscillation या cycle, जैसे हम बात कर रहे थे रिपीटेशन की, नंबर ऑफ रिपीटेशन. एक बार अपने जिस स्टार्टिंग पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, यहां गया इधर साइड में, फिर वापस आया, फिर इस डायरेक्शन में गया और फिर वापस आया, मतलब एक कंप्लीट पाथ कवर करके अपने पोजीशन पर फिर वापस आ जाना, ये क्या कहलाएगा? वन ऑसिलेशन या वन साइकिल. इट कैन बी डिफाइंड एज वन कंप्लीट बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ पार्टिकल. वन कंप्लीट बैक एंड फोर्थ मोशन of a particle about its mean position is called back and forth motion of a particle about its mean position. This is known as one cycle या one oscillation. Fifth, ये टर्म्स आपके समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से रिप्रेजेंट किया था. फ्रीक्वेंसी तो हमने पढ़ा ही है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इंटरवल, पर यूनिट सेकंड, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट आवर्स, सॉरी पर यूनिट सेकंड, पर यूनिट मिनट, पर यूनिट आवर्स. तो ये जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होता है, दैट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, और ये टाइम सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है. तो इन केस यहाँ पर बात आ रही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग फ्रीक्वेंसी विथ 2 पाई, obtained by multiplying frequency by 2 पाई. और 2 पाई के साथ मल्टीप्लिकेशन क्यों करते हैं? क्योंकि जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो इसका, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होता है, हम एक ये बोल सकते हैं को उसका हम नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को काउंट कर रहे हैं पर यूनिट टाइम में. लेकिन जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी आता है तो उसमें एंगल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर वहां इसका 2 पाई के साथ में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि टोटल एंगल डिस्टेंस या एक रोटेशन में या एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना एंगल कवर कर रहा है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 2 पाई. इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको 2 पाई के साथ में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. सो यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू,
where nu is the frequency and omega is angular frequency. Now phase of SHM या phase of particle in SHM. What is phase? Let us see. Phase of particle या phase of system in the SHM. The phase of vibrating particle at any instant gives the state of the particle. Gives the state of particle. अब ये state of particle क्या होता है इसको हम समझेंगे. State of particle and its position and direction of motion. As the position and direction of that particle at that instant. हम किसी टाइम t पर हम बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर टाइम t पर वो पार्टिकल SHM कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम t पर वो उसका फेस क्या है. तो फेस गिव्स द स्टेट ऑफ पार्टिकल एज अ पोजीशन एंड डायरेक्शन एट दैट इंस्टेंट. फॉर एग्जांपल, दिस इज पेंडुलम, और पेंडुलम जब उसका ऑसिलेशन होता है ऐसे होता है, ऑसिलेशन ऐसे होता है, इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर इस डायरेक्शन में जाएगा, और अगर हम थोड़ा सा स्टार्टिंग में यहाँ से छोड़ देंगे, उसको थोड़ा सा मूव करके यहाँ से छोड़ देंगे, तो वो ऑसिलेट होगा. और किसी एक पर्टिकुलर टाइम तक वो क्या करेगा, ऑसिलेट करते रहेगा, धीरे से जाके वो मीन पोजीशन पर फिर से रेस्ट पर आ जाएगा. तो हम देखेंगे कि टाइम के साथ में उसका पोजीशन चेंज हो रहा है. हम किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मान लेते हैं कि किसी टाइम t पर वो यहां पर आता है, दिस इज द पोजीशन, और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अगर मान लेते हैं कि वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दैट वो उसके बॉब को टच होते हुए उसके डायरेक्शन को इंडिकेट करता है. तो ये क्या हो जाएगा, उसका फेस हो जाएगा. इन सिमिलर केस अगर कोई दिस इज मेन पोजीशन, पार्टिकल इस दोनों डायरेक्शन में ऐसे टू एंड फ्रो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है. तो इस पॉइंट पर उसका पोजीशन किसी टाइम t पर यहां पर आया है, और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट विल बी द फेस ऑफ दैट पार्टिकल. तो हम देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन देखा था, उसका जो हमारे पास सॉल्यूशन था वो क्या था, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट, और हमने यहां ले लेते हैं x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट. हमने ये देखा था कि ओमेगा टी इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी इज टाइम, एंड फाई नॉट इज द इनिशियल फेस. क्यों? एट द टाइम ऑफ टी इज इक्वल टू 0, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे जिस टाइम से वो ऑसिलेशन स्टार्ट करने वाला है, उस पॉइंट पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इज इक्वल टू हाउ मच, फाई नॉट, क्योंकि हम t इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं. तो इस फेज से स्टार्ट कर रहा है, कितने फेज से, फाई नॉट से स्टार्ट कर रहा है. और जब उसका फेस कितना हो जाएगा, टाइम के साथ में चेंज होते जा रहा है, ओमेगा टी प्लस फाइव, दिस इज ओमेगा टी प्लस फाइव, डिपेंड्स अपॉन द टाइम इंक्रीज होते जाएगा, उसका फेस बढ़ते जाएगा, और इसको हमने पूरा फेस कंसिडर किया है कितना, इज इक्वल टू 5. दिस इज द फेस ऑफ दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन. जिस पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है,
पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसका क्या है, फेस है। तो यहां पर हम देखेंगे कि इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज द फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड। ये जो हम फाई रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द फेस एंड रिप्रेजेंटेड एज द फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्यों ऐसा फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड करते हैं, क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद फिर से वो मोशन को उसी पाथ में रिपीट करता है। मतलब मान लेते हैं कि ये एक फेस में ये कंप्लीट एक राउंड हो गया, ये कंप्लीट एक ऑर्बिट हो गया, एक ऑसिलेशन कर रहा है या एसएचएम कर रहा है। तो हम इसमें देख लेते हैं कि एसएचएम ऐसे कर रहा है, ये मेन पोजीशन हो गया, यहाँ से गया फिर वापस आया, फिर यहाँ वापस आ गया। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन के बाद फिर वो अपने मेन पोजीशन पर स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया, फिर से यहाँ से एसएचएम करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर दोबारा आएगा। सिमिलरली रोटेशन के केस में यहाँ से यहाँ तक फिर आएगा, फिर यहाँ से आ गया वापस इनिशियल पॉइंट पे, फिर सेकंड रोटेशन के लिए फिर से उसी फेस पर से फिर से जाएगा और वही फेस से ही होते हुए जाएगा कि वो फाइनल फिर इनिशियल पॉइंट पर आ रहा है, फाइनली लास्ट इनिशियल पॉइंट पर आ रहा है, तो उसी फेस से होते हुए फिर से आएगा। मतलब हर रोटेशन में वो एक ही फेस से बार बार क्या करता है, वो रोटेट करता है या ऑसिलेट करता है। तो सिमिलरली इसलिए हम इसको फेस को हम फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड में लेते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड से ज्यादा उसका फेस नहीं हो सकता है। एक कंप्लीट टाइम पीरियड में जितने फेस बनेंगे वो टाइम पीरियड के फ्रैक्शन में ही बनेंगे। डबल फिर से रिपीटेशन होगा तो उसी टाइम पीरियड का ही फ्रैक्शन होगा जिसको वो फिर से फॉलो करेगा, इसलिए हम इसको फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा, यहां पर दिया हुआ है फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और जो एंगल बनता है, डायरेक्शन हम लेते हैं, एंगल कहां से लेते हैं, 0 डिग्री टू 360 डिग्री, रेडियन में लेते हैं तो 0 टू 2 पाई, यहां तक लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो फेस है एट 0 है, फेस विल बी एट 0। तो यहां पर हम जो मेन पॉइंट बनाया है, दिस इज एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, दिस इज एम्पलीट्यूड मिनिमम। मान लेते हैं कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से स्टार्ट कर रहा है, यहां से स्टार्ट कर रहा है ये, तो एट टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसका जो फेस क्या हो जाएगा, या फेस ये 0 हो गया इन केस x इज इक्वल टू a cos माइनस a प्लस a, यहां पर लेते हैं a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। मान लेते हैं कि वो फेस इनिशियल फेस उसका 0 ही है, इनिशियल फेस इसका 0 ही है। इन दैट केस क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a, क्योंकि जब t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा x a cos 0 एंड cos 0 इज इक्वल टू 1। तो यहां पर आ गया प्लस 1। जब हम इसके फेस को रखेंगे पाई बाई 2, क्योंकि फेस इज द डायरेक्शन एंड पोजिशन, तो पाई बाई 2 रखते हैं तो cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0, मतलब मीन पोजीशन पर। फिर यहाँ पर पाई ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, cos पाई इज इक्वल टू -1, दिस विल बी माइनस a। फिर 3 पाई बाई 2 ले लेंगे, 3 पाई बाई 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, बिकॉज cos 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 एंड फॉर 2 पाई दिस विल बी as long as प्लस ए माइनस ए फिर प्लस ए। मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन में एक कंप्लीट फेज कंप्लीट करने में वो क्या कर रहा है, माइनस ए से प्लस ए से माइनस ए जा रहा है, फिर माइनस ए से प्लस ए जा रहा है। मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट करने में वो फिर से इनिशियल मीन पोजीशन पर आ गया अपने, मतलब फाइनल इनिशियल पोजीशन पर आ गया प्लस ए पर। हमने प्लस ए से स्टार्ट किया था
वापस प्लस ए पर आ गए, और ये कंप्लीट ऑसिलेशन में उसका टोटल फेज कितना है 2 पाई, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया था और ये कहाँ तक कंप्लीट हो रहा है 2 पाई तक। और ये जो फेज होता है ये 0 से 2 पाई तक ही होता है, और एक कंप्लीट रिपीटेशन के बाद या कंप्लीट ऑसिलेशन के बाद फिर से उसी पाथ को फॉलो करेगा, तो फिर से 0 से 2 पाई तक के फेज आएंगे। इसलिए हमने क्या किया है कि फेज को हम क्या लेते हैं, फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड के बीच का ही जो पोर्शन होता है वही उसका क्या कहलाता है, फेज कहलाता है। लेट अस सी इनिशियल फेज, या जिसको हम इपोच बोलते हैं, इनिशियल फेज। We have a equation x is equal to a cos omega t plus phi naught। यहां पर हमने phi naught लिया हुआ है। phi naught is the initial phase, the phase of a vibrating particle corresponding to t is equal to 0। phase of a particle, vibrating particle, phase of vibrating particle corresponding to t is equal to 0 means omega t plus phi naught at t is equal to 0 कितना हो जाएगा phi naught। ये बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में टी ऑसिलेशन का जैसे ही जिस टाइम पर वो ऑसिलेशन स्टार्ट करता है, सिस्टम स्टार्ट करता है, वो कौन से फेज से स्टार्ट करता है, दैट इज नोन एज इनिशियल फेज या इपोच। द कांस्टेंट फाई नॉट इज कॉल्ड द इनिशियल फेज, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू, इट नेवर बी चेंजेस, क्योंकि जो इनिशियली जो जिस फेज से स्टार्ट कर रहा है वो उसको हम जो एक बार एसएचएम स्टार्ट हो चुका है उसके इनिशियल फेज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। So this is the initial phase. So that's all for today's online class.